IBPS AFO 2024 का जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये माना जा रहा है कि जुलाई एंड होते होते या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो AFO के मेंस के पेपर में अगर आपको बैठना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको प्री निकालना होगा। अब कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि भैया जब नोटिफिकेशन आ जाएगा हम देख लेंगे वैकेंसी वगैरह कितनी आई हुई है इस बार में, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे अपनी प्री के। अभी मैं कोई एफर्ट नहीं मारा प्री के लिए। तो देखो दोस्त, आप सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग सीरियस हैं सिलेक्शन के लिए उनकी तैयारी बहुत जल्दी शुरू हो चुकी है। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, जैसे ही AFO का नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत ज़्यादा पैनिक मोमेंट हो जाता है, और जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं फिर आप 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके माइंड में ये मतलब कि एक जो टाइमर शुरू हो जाता है मन में कि भाई अब एग्ज़ाम के लिए इतना ही टाइम बचा हुआ है। आपको पता होगा जो हमारा मेंस होता था जनवरी में या दिसंबर में ही होने वाला, तो 1 महीने आपके लिए कम ही मिल रहे हैं। और कुछ मैसेज ऐसे आए मुझे स्टूडेंट के कि भैया मेरा रिज़ल्ट जो आने वाला है इस बार अगस्त में आएगा, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखो, अभी कॉलेजेस में जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपके कॉलेज ने डिले किया हुआ तो आप उनसे बात कीजिए, और ये ध्यान में रखिए कि अगर आपका नोटिफिकेशन 7 अगस्त को आ जाता है, ठीक है, और ये चलता है लगभग 25 अगस्त तक। अगर 25 अगस्त के बीच में 25 अगस्त तक भी अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाता है तब आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनका पहले आ चुका है उनका वेल एंड गुड, आप इजीली आप एग्ज़ाम जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका नहीं आया उनके लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम का जो फॉर्म आएगा उसको एंड होते होते अगर आपका प्रोविजनल मार्कशीट नहीं आ जाता है कॉलेज में, तब तक आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस साल एग्ज़ाम देने के लिए। तो कॉलेज को भी फोर्स कीजिए कि भाई हमारा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल मार्क है, आपका हार्ड कॉपी नहीं चाहिए आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, बस एक प्रोविजनल मार्क्स चाहिए जो फाइनल मार्क्स आपका निकल के आता है डिग्री का, वो कितना CGPA हमारा बना है, ठीक है, वही फिल करना रहता है। तो उसके बारे में आप कॉलेज से बात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पूरा ध्यान से देखना, जो लोग पहली बार भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपने पहले 1-2 बार एग्ज़ाम दे दिया है और कुछ गलतियों की वजह से आप नहीं क्लियर कर पाए हैं, ठीक है। तो क्या बातें करेंगे, अब पैटर्न वगैरह आप जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूंगा मैं। देखो, मेन क्या प्रॉब्लम रहती है, हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है भैया, उसके लिए क्या करें? DI सॉल्व नहीं होती है, क्या उपाय है? पज़ल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पज़ल और सीटिंग में मैं बनाने जाता हूँ तो 1-1 घंटे लग जाते हैं एक पज़ल में, उसके लिए क्या करें? मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आता है मेरा, टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, जो भी समय मिलता है उसमें मैं बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। तो ये सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, आपको पैटर्न वगैरह के बारे में बिल्कुल नहीं पता एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, तो एग्ज़ाम का रहता है आपका कौन कंडक्ट, 1 मिनट, IBPS ESO का जो पेपर है वो होता है, और इसमें आपका AFO की अलग से पोस्ट आती है। अब ESO की जो प्री है वो सबके लिए सेम रहती है, जो IT ऑफिसर और राज्यसभा वाले रहते हैं सबकी सेम रहती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेम है, पैटर्न सेम है आपका प्री का, तो वैसे ही तो यहाँ पे आपको ये दया नहीं दिखाएंगे भाई एग्रीकल्चर वाले हैं थोड़ा सा इनको राहत दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सेम पैटर्न रहता है। और प्योर बैंकिंग जैसा बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है भाई साहब। और ESO का जो प्री का पेपर है थोड़ा सा लेवल उसका हाई रहता है, ये मत मान के चलना कि हम एग्रीकल्चर से हमारे ऊपर दया कर देंगे, ईजी पेपर बना देंगे, ऐसा नहीं है। जाके पूछ के देखना, जो लोग 6-6 महीने भी लगाए हैं, 6 मंथ लगा के अच्छे से तैयारी किए हैं बच्चे, वो भी फेल हुए हैं प्री में, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं। और जो लोग बहुत ही लकी रहे हैं, थोड़ा बहुत लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करके उन्होंने कट ऑफ निकाल लिया है। तो बहुत ज़्यादा लक के भरोसे बैठना नहीं है, हमें अपने जो सिलेबस दिया हुआ है, जो हमको पता है कि भाई ये टॉपिक आना है एग्ज़ाम में, इसको हम पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें आपके 3 सेक्शन है प्री के पेपर में, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। अब तीनों में आपके अलग अलग टाइम डिवाइडेड हैं और अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं। टाइम की बात करें, जो पैनल होता है एग्ज़ाम का, जो पैनल जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे या फिर कोई मार्क वगैरह लगाएंगे तो डिवाइडेड टाइम है। जैसे इंग्लिश का आपने स्टार्ट कर दिया तो इंग्लिश के 40 मिनट मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर पाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप क्वांट चल रहा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्वांट के कर लिए उसके बाद हम रीजनिंग में स्विच कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार आपने स्विच कर दिया है, सबमिट कर दिया वो सेक्शन, तो आप दोबारा से वापस नहीं जा सकते, तो ये बात ध्यान में रखना। तो क्वांट में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आते हैं, और कितने मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए, और इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहती है। और इसमें टाइम कितना मिलता है, टाइम की बात करें तो इसमें 40 मिनट मिलते हैं आपके, ठीक है। तो 40 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन करने हैं।
और कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। ठीक है, कट ऑफ की यही बताते हैं आपको, कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, लगभग आपका 3 से लेकर 8 के बीच में मान के चलो, इतने के बीच में ही रहता है। ठीक है, पॉइंट में भी रहता है, 2.5 भी गया हुआ है और कभी कभार 1.5 भी गया हुआ है। तो कट ऑफ की टेंशन नहीं है, टाइम की टेंशन नहीं है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व सही से करना आना चाहिए। 40 मिनट बहुत होते हैं। अब गलती कहाँ पे होती है, कुछ लोग उन क्वेश्चन को पिक नहीं कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होता है एग्ज़ाम में, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखना कि भाई जो टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले टच करूँगा। अब बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप गलत DI उठा लिए, देखने में तो बहुत सरल लग रहा था DI, लेकिन आपने वैसे DI पकड़ ली, आपका बनाते बनाते बीच में पता चला भाई ये बनने वाला नहीं है आगे चल के, और आपका पूरा का पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। अब जब एक क्वेश्चन आप उड़ने उठा लिया और बीच में आप छोड़ के जाते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका टाइम जो चला गया है, और आगे आप सोचेंगे कि भाई इससे बढ़िया मैं कुछ दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेता और इजीली मैं कर भी लेता उसको। तो ये यहाँ से आप पैनिक हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके। सेम चीज़ है रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स, 50 मार्क्स के लिए, और टाइम भी आपका सेम है, कितना, 40 मिनट। अलग अलग सेक्शन का टाइम है ये, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहती है। अब रीजनिंग में भी यही सेम काम होने वाला है। 40 मिनट में 50 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं इजीली बना के ले जाएंगे। अब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। जैसे 1-2 टॉपिक छोड़ दीजिए तो आप उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं, और 1-2 प्रैक्टिस में आपका वो टॉपिक पक्का भी हो जाता है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भाई क्वांट में आपको ना कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, क्वांट और इंग्लिश में, और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करके ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। तो रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट आराम से बन सकता है अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो। मेन काम क्या है कि भैया इसमें पजल और सिटिंग में अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है, समझ गए। अब इंग्लिश की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के लिए, 25 मार्क्स के लिए। इसमें भी आपका टाइम कितना रहेगा, सेम रहेगा, 40 मिनट मिलेंगे। इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है। क्वांट और रीजनिंग में तो समझ में आता है कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल रहा है, 1 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे दिक्कत आती है कि भाई अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। और सबसे बड़ा डर यही रहता है, क्योंकि अगर आप 40 मिनट मिल रहे हैं आपको, आपने 40 मिनट लगा कर अच्छे से 15 क्वेश्चन भी कर दिए, अगर सही कर दिए 15 क्वेश्चन, 7.5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कट ऑफ चला गया 8, तब पर आप रह जाएंगे इंग्लिश में। तो यही कारण है कि इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा भय बैठा रहता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के माइंड में। अब आइए समझते हैं कि इंग्लिश को कैसे करना है। अब जिनकी इंग्लिश वीक है भाई साहब, जिनकी इंग्लिश मतलब बहुत ही वीक है, आपको एकदम रीडिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला आपके लिए एग्ज़ाम में। अब इतने भी वीक नहीं है कि आप रीडिंग वगैरह अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है, समझ जाते हैं, मीनिंग आराम से निकाल लेते हैं, तो आप आसानी से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मेंस में अपीयर होना है, मेंस में अच्छे स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना, तो मुझे प्री निकालना, और प्री मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश मेरा रहना चाहे, तो अभी के टाइम पे जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ, ठीक है, 4 मंथ आपको प्रण लेना पड़ेगा कि मैं अपने आप को पूरा इंग्लिश से सराउंड करूँगा। अगर मेरी इंग्लिश वीक है तो नई लैंग्वेज में सीखूँगा, ठीक है। जैसे मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ यूपी से और मेरा एडमिशन हुआ था MPKV राहोरी, ठीक है। अब वहाँ पे सभी लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, और मराठी मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू लैंग्वेज है, कभी मैंने सुनी नहीं है, किसी के साथ मैंने बोलते हुए नहीं देखा, तो मराठी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। और मैंने 3 महीने में पूरी मराठी सीखी। अभी मैं आराम से समझ सकता हूँ कौन क्या बोल रहा है, और मैं लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। तो नई लैंग्वेज कैसे सीखना है भाई साहब। अब जैसे आपके लिए इंग्लिश तब के लिए नई लैंग्वेज है, इंग्लिश सब बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, यूपी में क्या है, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी वगैरह बोलते हैं, मराठी कोई नहीं जानता। तो शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कत आई, भाई साहब क्या बातें कर रहे हैं, हॉस्टल पे मेस में प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। शुरुआत में मैंने उन सभी वर्ड को लिखना शुरू किया, चिट्ठी बनाकर जेब में रखता था कि भाई मेन जो वर्ड हैं डेली यूजेस के लिए, पहले उनको मैं सीख लेता हूँ कि खाना खाने के लिए क्या बोलते हैं, पानी पीने के लिए क्या बोलते हैं, अगर कोई बुला रहा है यहाँ आओ वहाँ जाओ उसको क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने शुरुआत में छोटे छोटे वर्ड को पहले सीखना शुरू किया। सराउंडिंग वैसी रखते हैं तो आपको समय बिल्कुल लगता नहीं है, ठीक है। मेन कारण क्या है इंग्लिश ना आने का, भाई साहब सराउंडिंग ही नहीं है। आप अकेले कितना बोलते रह जाओगे, बिल्कुल नहीं आने वाली। अब ना किसी से बातें कर रहे हैं 24 घंटे में, आपका घंटे बात करें तो कोई मतलब पड़ेगा। वहाँ क्या था कि सराउंडिंग पूरी वैसी थी, सारे बच्चे वैसे ही बात कर रहे हैं, मराठी में बात करें, जहाँ भी जाओ सब मराठी बात कर रहे हैं, तो सराउंडिंग वैसी थी। मेरी 2-3 महीने में मुझे मराठी आ गई थी अच्छे से। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है, थोड़ा सराउंडिंग आपको अच्छा करना पड़ेगा। अब सबके लिए पॉसिबल थोड़ी ना है कि हम चले जाएँ केरला में, वहाँ पे रूम लेके पढ़ाई करें,
तो खुद को तैयार करना है, अपने माइंड को वैसे ट्रेन करना है कि भाई साहब जो भी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास टाइम बचा है 4 महीने, मैं क्या करूँगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। ठीक है, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है या मेरे पास पेपर वाले न्यूज़पेपर नहीं आ रहे हैं, तो मैं एक छोटा सब्सक्रिप्शन ले लूँगा या फिर किसी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लूँगा, वहाँ PDF डाउनलोड करूँगा, डेली एडिटोरियल पढ़ूँगा। और कुछ यूट्यूब चैनल जैसे आपकी निमिषा मसल मैम है, उनका डेली का द हिंदू का क्या आता है, एनालिसिस वीडियो आता है, डेली आप उनको लाइव देखिए। ठीक है, वहाँ पे आपको वोकैब भी करा देती हैं, सिनोनिम एंटोनिम करा देती हैं, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो भाई साहब रीडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इसमें आरसी आती है 3। ठीक है, 3 तो फिक्स रहती है और प्लस माइनस एक प्लस तो ही जाती है 1। ठीक है, कभी कभार 4 भी आते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके कहाँ पे फंस रहे हैं, आरसी के। एक आरसी आएगी 5 क्वेश्चन के लिए, और इसमें से आपकी 3 तो मान के चलो या फिर 2 मान के चलो ईजी रहती है, 1 मॉडरेट रहती है। अगर आपको 4 आई है तो 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगी। रीडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं तो क्या है, आप कर पाएंगे, आरसी कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, पैसेज की टोन क्या है, क्या ऑथर पूछना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये चाहेगा प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस लगने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस करूँ तो किसी ना किसी के मॉक ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट, मॉक ज्वाइन करो, सेक्शनल में जाओ और वहाँ पे डेली आरसी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप मॉक भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप कैट लेवल की आरसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। RC99 करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, फ्री में बहुत सारे आरसी आपको मिल जाएंगे डेली प्रैक्टिस करने के लिए, rc99.com। ठीक है, अब भैया सिर्फ आरसी से काम चलेगा नहीं, उसमें तो आपको पैराजम्बल्स भी आता है और इरेडिटेशन क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर भी आता है, वो कैसे करें। तो अभी के पास जो 4 महीने बचे हुए हैं, आप अगर उसमें ग्रामर पढ़ने जाएंगे, एक एक रूल पढ़ने जाएंगे, तो आप भाई साहब पूरा साल लगा देंगे, फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 5 क्वेश्चन आएंगे किसके, एरर के, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली छोड़ सकते हैं। अब बस इसको लास्ट में रखिए कि भाई अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं एक बार पिक करूँगा इनको, कि भाई देख लूँगा कि भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं तभी पता चलता है कि भाई गलत है। अगर थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, रीडिंग वगैरह करते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई क्या सेंटेंसेस है, हैज़ है वगैरह कैसे लगता है, ए है कि द है। तो एरर डिटेक्शन क्वेश्चन अभी के टाइम पे आप छोड़ सकते हैं, ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आरसी स्ट्रॉन्ग कर लो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो, पैराजम्बल्स पीजे, पैराजम्बल्स की अच्छी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें भी आपका रीडिंग ही मायने रखता है, रीडिंग अच्छी होगी। अगर आपको पैसेज में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसके वर्ड समझ में आते हैं, क्या वो कहना चाहता है, और उसको आप उसको मैच करा के एक पैसेज फॉर्मेट में बना पाते हैं, तो पैराजम्बल्स आप इजीली बना पाएंगे। तो पैराजम्बल पे प्रैक्टिस कीजिए, आरसी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आपके मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली कर ले जाएंगे। मेन गेम वही है, आपको इंग्लिश पढ़नी और समझनी अच्छी आनी चाहिए। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। ठीक है, इससे आपका फिलर्थ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपको देखने को मिलता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो मेन चीज़ वही है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फुल सेक्शनल मॉक लगाते हैं इंग्लिश का, तो मैं अभी से कहूँगा जो लोग भी अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है कि आप सारे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप सिर्फ मॉक टेस्ट से अपना अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मॉक लगाइए डेली और उन्हीं में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी के बुक नहीं खरीदना है, किसी का कोर्स नहीं लेना है प्री का, बस आप मॉक टेस्ट ले लीजिए अच्छे से, और जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको यूट्यूब से स्टॉक कर लीजिए। और मॉक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सेक्शनल, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो पहले इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देके उसको ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के 1 महीने आएंगे तब आप फुल लेंथ मॉक देना। अभी फुल लेंथ मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, जो सब्जेक्ट वीक है उसका सेक्शनल मॉक दो, उसको एनालिसिस करो, तभी आप इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं पकड़। नहीं तो आप बहुत सारे बुक्स खरीदते रह जाएंगे, कोर्स देखते रह जाएंगे, लेक्चर देखते रह जाएंगे, कभी एंड नहीं है उसका, वो एंडलेस चीज़ें हैं। आपको टॉप करना नहीं है, आपको कट ऑफ क्लियर करने हैं, तो भाई साहब ये थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ गए इंग्लिश में क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम भैया हमारे जो पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके क्वेश्चंस बहुत टाइम लग जाते हैं। अब भाई टाइम लगते हैं तभी तो एग्ज़ाम में हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में क्यों आते हैं। अब एग्ज़ामिनर क्यों देगा पजल, वो चाहेगा कि भाई जो हमारे पास 40 मिनट दे रहे हैं हम, उसमें लगे कि भाई साहब कि हाँ फंस रहा है बच्चा। अब आपके एएफओ के पेपर में यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के। 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी रहते हैं, अब उसमें आपको ढूंढना है। अगर आपने गलत पजल उठा लिया कोई और आप उसको सॉल्व करने लग गए तो आप फंस जाएंगे, और बीच में इसको छोड़ेंगे तो बहुत दुख होगा, क्योंकि टाइम आपका चला चुका रहता है।
तो उसमें आपको बहुत ही सेक्शनल पिक करना पड़ेगा भाई। ये मॉक हमने, ये वाले पजल हमने बनाए, जैसे कि आपका सर्कुलर अरेंजमेंट आपका अच्छा वो कर लो, ठीक है। लीनियर क्वेश्चन देखते हैं, लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन देखते हैं वो कर लो। अगर आपको फ्लोर बेस पजल आपको पसंद है तो फ्लोर बेस वाले दिखे तो उसको कर लो, या फिर बॉक्स वाले पजल। तो ये सारे पजल के जो टाइप है, मेन टाइप, अगर आपने इस पर कमांड अच्छा किया हुआ, अगर इसके क्वेश्चन दिखते हैं तो आप पहले इनको पिक करो, ठीक है। और पजल के लिए कोई टेंशन लेना नहीं है, हमने लगभग 105 सेट डाल दिए हैं पजल के। कंबाइन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ऐप में फ्री में सारे पेज पजल डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत ही बेहतरीन पजल, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ, मुझे पता है कैसे पजल आते हैं, कौन से टाइप के आते हैं। तो उस टाइप के लेवल के पजल आप लगाइए, और वहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, और उसका मैं सलूशन कुछ डाला था। अभी सीरीज़ बंद है, कुछ टाइम बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से, जैसे प्रीज नज़दीक आएगा आपका। तो पजल सेटिंग में टाइम कैसे कम होगा, प्रैक्टिस, ओनली और ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस का ही गेम है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है, कोई घुट्टी नहीं है भाई साहब। ये पी लो, उसके बाद आप इजीली पजल बना पाएंगे, कोई भी चांस नहीं है। डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो भी मैं जितने भी पजल सॉल्व कर रहा हूँ तब से बता रहा हूँ कि भाई साहब जो भी पजल सॉल्व करने से पहले आपको कंडीशन नोट डाउन करना आना चाहिए। कंडीशन आप जितना जल्दी नोट डाउन कर लिए, कंडीशन नोट डाउन कर लिए, तो पजल आप इजीली बना जाएंगे कंडीशन रख के। तो पजल ऐसे आप स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके साथ साथ जो मेन टॉपिक हैं, सिलॉक्स, ठीक है, सिलॉक्स अच्छा कर लो। ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन आपका हो गया। और कोडिंग डिकोडिंग, और इसमें आपका आता है इनइक्वालिटी। इसमें एक आता है कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है, वो भी आप इजीली बना सकते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन और सेंस वाले क्वेश्चन, इसको आप इजीली बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके सेट में आना चाहिए, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, कभी कभी सीट में कुछ जो हैं टॉपिक वो मिस हो जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग इतना इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ शिफ्ट में ये मिस हो जाता है। इनइक्वालिटी इतना हार्ड टॉपिक है, कुछ शिफ्ट में नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा लक फैक्टर रहेगा कि भाई साहब अगर आपने ये तैयार किया, ये आपके सेट में नहीं आया, तो आपके काम नहीं हो पाते हैं। तो सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं भाई। पजल सेटिंग में तो बनाना है, बाकी के जो टॉपिक छोटे छोटे हैं मैंने उसको बता दिया, इसको अच्छा कर लो। और इसमें मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको उसको छोड़ना तो बिल्कुल छोड़ दो। और इसमें आपका एक आता है ये क्या नाम है, जो हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बोलते हैं ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इजी होते हैं। अगर आप 2-3 वीडियो देखेंगे जाके यूट्यूब पे, आप इजीली बना ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपके बेसिक वाले कि भाई साहब ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट में आएगा। और पजल सेटिंग एलिमेंट आपका 50% वेटेज है ये, और 50% यहाँ से आप इसको कर लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। तो क्या भैया जब मैं रीजनिंग स्टार्ट करूँ सबसे पहले पजल बनाना है? बिल्कुल नहीं। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग दिखता है सबसे पहले ये बनाओ, इनइक्वालिटी दिखता है सबसे पहले ये बनाओ, आपका सिलॉक्स अच्छा है, सिलोलिज्म अच्छा है तो उसको बनाओ, ब्लड रिलेशन के टॉपिक बनाओ, उसके बाद आप पजल पे जंप करो, ठीक है। पजल में सबसे पहले इजी वाला पजल उठाना, उसके बाद वो बन जाए तो उसके बाद सेकंड पजल बनाना, क्योंकि जब एक वो बन जाता है ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका, उसके बाद आप इजीली आगे वाले पजल बनाने जाते हैं। तो रीजनिंग में ये काम करना है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा कि मैंने बताया है। कोई भी डाउट हो हमें आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं @agree_vimal पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं है तो यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए। आगे देखते हैं आपका DI यानी क्वांट। भाई साहब अब क्वांट में सबसे बड़ा सिरदर्द यही है, DI सॉल्व नहीं करने आता है, बहुत लोगों को नहीं करने आता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अब DI में क्या है कि 3-4 टाइप है मेन में, जैसे आपका पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट आ जाता है, बार ग्राफ आ गया, और आपका टेबल फॉर्मेट। ये 3 तो कॉमन है, और इसमें से एक ना एक मिल जाता है। अब DI बहुत प्रैक्टिस मांगता है, इसीलिए लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। इतने ज़्यादा डाटा है वहाँ पे कैसे रीअरेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपका अर्थमेटिक का भी टॉपिक लगता है, क्योंकि अगर आपका रेशियो, परसेंटेज और एवरेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप DI सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनको कैसे करें भैया? इनको बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन करने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आपको अंकुश लांबा सर तो रीजनिंग पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने DI कराई हुई है, या फिर आप अपने आशीष अरोड़ा सर हैं, उनके DI वाले बेसिक वाले वीडियो देखिए, ठीक है। बैंकिंग में वो एक्सपर्ट टीचर हैं, और बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए, और क्वांट उनका बहुत अच्छा है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उनको मैराथन सीरीज़ देखिए DI की, और बेसिक से एडवांस वाली सीरीज़ भी देखिए उनकी। तो अभी से लेकर आपके पास जो 4 महीने हैं उसमें आपका DI और पजल, चाय छोड़ के ये दोनों उठा लो सुबह सुबह, ठीक है।
चाय से पहले एक DI एक पज़ल सॉल्व हो जाना चाहिए, तभी आप गारंटी दे सकते हैं कि भाई मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूँगा इन दोनों टॉपिक में, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सिर्फ DI लगाकर और वन लाइनर के क्वेश्चन बनाकर आपने सिलेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, वन लाइनर के। और वन लाइनर में कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं, जैसे कि आपका नंबर सीरीज़ में आपका रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर, ये दोनों टाइप आपके इसमें आ गए। और दूसरा आपका वन लाइनर में कौन सा आता है, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन फिक्स है। इनसे कितने क्वेश्चन आप मान के, नंबर सीरीज से आपके 4 क्वेश्चन और अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन से आपके लगभग 5 क्वेश्चन, तो 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आप बता सकते हैं। और DI आपकी 3 आएगी, ये 2 इजी आती है और 2 बना लिया आपने, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए, 10 10 20 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनसे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मेरी बोलेंगे भाई साहब मेरा अर्थमेटिक बहुत ही ख़राब है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आप इनको मत बनाइए, बट इन पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे, आप फंस से रह जाएंगे, उसमें बनती नहीं है जल्दी। और इसमें एक वन लाइन में कौन सा टॉपिक आता है, मैंने बनाना भूल गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, बहुत ही ईजी टॉपिक है। आप जाके एक बार देखिए, वीडियो मैंने बनाया हुआ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे, 2-3 मेथड है, 2-3 रूल है, उसको याद रखिए। आप इजीली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन आसानी से बना ले जाएंगे। इन तीनों टॉपिक से मिस नहीं होते हैं क्वेश्चन बहुत लोगों के, और सबसे पहले लोग यही पिक करते हैं। जैसे आप क्वांटिटी स्टार्ट होगा, सबसे पहले नंबर सीरीज बनाएंगे, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसके बाद DI टेस्ट करते हैं, उसके लास्ट में आपका अर्थमेटिक बनाते हैं। अर्थमेटिक अगर आप बना रहे हैं, अर्थमेटिक अगर पढ़ने ही जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन टॉपिक पढ़िए। जैसे आपका DI बनाना है तो आपको उसमें रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, रेशियो आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए और एवरेज आना चाहिए, ये तीनों टॉपिक अच्छा कर लो। उसके साथ साथ मेन जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पार्टनरशिप में क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन है इस पर एज वाले, ठीक है, एजेस वाले क्वेश्चन कर लो। टॉपिक सर्च कर के यूट्यूब पे देख लेना, अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है कि कौन से क्वेश्चन चाहिए, तो एजेस वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन कर लेना, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। और अगर आप और भी डीप जा रहे हैं तो भैया मिक्सचर एंड एलिगेशन उसको अच्छा कर लो। और भी जाना है भाई साहब, और भी अच्छा करना है, SI कर लो। ये सब टॉपिक जल्दी समझ में आते नहीं हैं, अगर आप कर लेते हैं वेल एंड गुड। अगर आपको टाइम बचता है कि भाई DI सॉल्व कर ली जल्दी से, नंबर सीरीज सॉल्व कर लिए, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लिए और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर आप अर्थमेटिक में आ रहे हैं, ये टॉपिक आराम से कर लिया आपने, तब इस पर जंप कीजिए। उसके साथ साथ आप 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे कि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, छोटा कॉन्सेप्ट है। टाइम DST लगा लो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें आपका बोट वाले क्वेश्चन और ट्रेन वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और टाइम एंड वर्क में आपका पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कर लो। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इतने टॉपिक क्वांट में इनफ है, ठीक है। अगर आप अर्थमेटिक पिक कर रहे हैं तो आप मेन टॉपिक बनाइए, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, एजेस वाले, और इधर आ जाइए आप टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, ट्रेन वाले क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन। और DI तो आपकी फिक्स रहेगी, डेली की सॉल्व करना है। और नंबर सीरीज़ में आपका बेसिक नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ दोनों बनाने हैं, ठीक है। अगर आपने एक बना लिया और आया नहीं वो, तो आप फंस जाएंगे, तो दोनों बनाने हैं अच्छे से। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा भाई साहब, डेली इसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको 20 तक टेबल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, और आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल आने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो आने चाहिए, और स्क्वायर के रूल आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, तो आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड मास रूल अगर आपको पता होना चाहिए। और ये सब कैसे आएगा भाई साहब, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं जानते हैं तो एक दो वीडियो देखी, बेसिक वाले वीडियो देखी यूट्यूब पे, आप इजीली समझ जाएंगे। कोई बुक वगैरह रेफ़र करने जाएंगे तो आप फंसेंगे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो बस प्रैक्टिस करो, MCQs लगाओ, डायरेक्टली मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठाओ, वहाँ से देखो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उनको एनालाइज करो। जो टॉपिक नहीं आ रहा यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और डेली टेबल वगैरह तो डेली याद करना, बस चिट्ठी बनाओ, जेब में रखो, 20 तक टेबल, 20 तक क्यूब, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, स्क्वायर रूल्स, और जो भी आपके बोर्ड मास रूल हैं
उनको डेली चिट्ठी बनाकर याद करने हैं, अपने जेब में रखना है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका DI हो गई, रीजनिंग का बात हो गया, क्वांट का बात हो गया और इंग्लिश का बात हो गया। ये 3 मेन चीज़ें रहती हैं, इनको तीनों को अच्छा करना है, उसके बाद सिलेक्शन है। अब मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट, एक सेकेंड, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मॉक का मैंने आपको बता दिया कि भाई मॉक में अगर नंबर कम आ रहे तो कोई भी पैनिक नहीं होना है, हताश नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि मॉक में क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के ही होते हैं। एग्ज़ाम में क्या करना है, बस वही क्वेश्चन पिक करना है जो आपको आते हैं। बहुतों ने यही गलती किया है, टाइम मैनेज क्यों नहीं हो पाता है। आपके पास कितने मिनट हैं, 120 मिनट हैं टोटल और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या आप 120 मिनट में 60 क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे? अगर आप मान के चलते 20, 20 और 20, क्या नहीं कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे। लेकिन अगर वही बच्चा कोई भी एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहा है और शुरू से स्टार्ट करेगा एग्ज़ाम देना और हर एक क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो फंसेगा। ठीक है, 40 मिनट भी आपको ऐसे बीतेंगे, आपको पता बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो क्वेश्चन को स्किप करना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन दिख रहा है बस लगाना शुरू कर दो। कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। ठीक है, 17.5 से लेकर यहाँ पे अभी तक 39 तक कट ऑफ गया है, इसका 45 तक गया है, लेकिन इतना ही रहता है मेन हर साल का इसके बीच में। अब आपका लक बहुत अच्छा रहा कि भाई साहब अगर 20 के नीचे ही रह गए कट ऑफ तो आप इजीली कर ले जाएंगे, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर। कभी कभार आ जाता है 35, अगर आप सोच के चलेंगे भाई 20 से 25 मार्क्स आ जाएंगे मेरे तो आप फंस जाएंगे। अब मॉक के लिए क्या है कि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप स्मार्ट क्रीडा के मार्क ले लो, स्मार्ट क्रीडा के, या फिर आप टेक्स्ट बुक के मार्क ले लो, दोनों में से किसी का भी मार्क ले लो आप। इजी हैं, उनके डैशबोर्ड एग्ज़ाम के लेवल के सस्ते वाले हैं। तो सस्ते वाले आपके एसओ के जो आते हैं, एसओ के प्री का, उनका मॉक ले लेना है और डेली सेक्शनल वाले प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मेंस भी डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेंस के लिए मॉक के लिए, तो हमने बहुत ही बेहतरीन मॉक बनाया है। आपको 40+ मॉक मिल रहे हैं, FLT फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, और 100+ आपको सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप डेली मेंस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन वगैरह अच्छे हैं, यहाँ पे देखिए जाके, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक देखे हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, और पर्सनल कोई क्वेरी हो हमें आप मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे @agree विमल पे। ठीक है।